हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। साथियों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। साथियों, नेशनल लॉ और इंटरनेशनल लॉ से जितने भी करंट अफेयर्स बन रहे हैं वो सभी करंट अफेयर्स को मैं इस एक वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के सामने लेकर के आ रहा हूं, जो कि हमारे यूपी पीसीएस जे के एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हमारे टेलीग्राम लिंक से ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से भी जुड़ सकते हैं और आप चाहेंगे तो उसका पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आपको टेलीग्राम लिंक पर जाकर के लॉ विथ रोनित सर्च करना पड़ेगा। जैसे ही आप सर्च करेंगे वैसे ही हमारा ग्रुप आ जाएगा। आप और उस ग्रुप को ज्वाइन करके हमसे इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। और जितने भी वीडियो मैंने बनाए हैं उन सभी के पीडीएफ आपको वहां पे उपलब्ध हैं। आप अगर चाहेंगे तो वहां से प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिना देर किए मैं इसको स्टार्ट करने वाला हूं। इसमें जो भी मैं बात करूंगा वो राष्ट्र से मतलब नेशनल से रिलेटेड जो भी मुद्दे हुए हैं, जो भी इंटरनेशनल मीन्स की इंटरनेशनल से रिलेटेड जो भी मुद्दे हुए हैं, उसी सब मुद्दे के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले, जो कि वही टॉपिक में मैं बात करूंगा, उसी पॉइंट में मैं ज़्यादा फोकस्ड रहूंगा, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं खुद भी एक एस्पेरेंट हूं, तो मैं उसी के हिसाब से पढ़ रहा हूं, उसी के हिसाब से मैं एनालिसिस कर रहा हूं और उसी के हिसाब से मैं आपको बताने का कोशिश कर रहा हूं, जिससे कि आपका 1 मिनट का भी टाइम बर्बाद ना हो आपके पीसीएस जे के प्रिपरेशन के हिसाब से। देखिए, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का न्यूज़ है। और ये उत्तर प्रदेश से भी बड़ा चीज़ है ये कि प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ये किया जा रहा है। तो आप यहाँ पे अब ध्यान से देख सकते हैं। देखिए, एक एक बारीकियों को पकड़ते रहिएगा। आप 1 से 2 बार इस चैनल पे आप आएंगे तो आप इस चैनल के दीवाने हो जाएंगे, पहली बात। और दूसरी बात, अगर जो मैं फैक्ट दे रहा हूँ इस फैक्ट में अगर कहीं भी कोई भी तथ्य आपको गलत हो तो आप हमें तुरंत कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ, ये जो आपने फैक्ट बताया है ये गलत बताया है। चाहे जो भी चीज़ आपको पढ़ाने का जो तरीका हो, चाहे जो भी चीज़ आपको अच्छा लगता हो, आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमको कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक, मैं उसको अगर हमको लगता है कि हाँ आपके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए तो मैं उसमें सुधार करने की कोशिश जरूर करूंगा। जी हाँ दोस्तों, देखिए यहाँ पे देखिए 2 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मेरठ उत्तर प्रदेश में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है। ये किसके द्वारा रखी गई है? प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा रखी गई है। कहाँ पे रखी गई है? तो ये उत्तर प्रदेश में आधारशिला रखी गई है। अगर डेट भी आपसे पूछ लेता है तो ये 2 जनवरी 2022 को रखी गई है। अब नेक्स्ट इसका पॉइंट देखिए, 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अब ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि हाँ, खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को किसके जन्मदिन पे मनाया जाता है? तो ये मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन के अवसर पे ये खेल दिवस मनाया जाता है। जो इंपॉर्टेंट है, जो हमारे पीसीएस जे के लिए इंपॉर्टेंट है, उसी को मैं यहाँ पे डील करने वाला हूँ। अब देखिए यहाँ पे पहला पेपरलेस उच्चतम न्यायालय की बात करते हैं। पहला पेपरलेस उच्चतम न्यायालय कौन सा बना है? 1 जनवरी 2022 को केरल उच्च न्यायालय भारत का पहला कागज रहित कोर्ट बन गया। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम पीसीएस जे का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, हम जुडिशरी एस्पिरेंट हैं, हम जुडिशियल का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं। तो उसके लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा कि पेपरलेस हाईकोर्ट कौन बना है। तो पहला जो पेपरलेस हाईकोर्ट बना है वो हमारा केरल का हाईकोर्ट बना है। और जिसका उद्घाटन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ जी के द्वारा किया गया, जो कि भारत के 50वें नए मुख्य न्यायाधीश अभी इनको बनाया गया है और इन्हीं के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। एक फैक्ट आपको यहाँ पे ये भी मिल गया। ई फाइलिंग और कागज रहित अदालतें न्यायालय के विकेंद्रीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत के वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं। आपसे ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में 28 राज्य होने के बावजूद क्यों 25 ही न्यायालय बनाए गए हैं? तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि संविधान में लिखा गया है कि एक हाईकोर्ट 2 राज्यों को भी कवर कर सकता है। ठीक, अब आगे देखिए, प्रधानमंत्री संग्रहालय ये कहाँ पे बनाया गया है, किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, इन सभी चीज़ों के बारे में इस फैक्ट में आप देखेंगे। 14 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। पहले इस संग्रहालय को नेहरू संग्रहालय भवन के नाम से जाना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया है और परिवर्तन करके इसका क्या नाम रख दिया गया है? इसका नाम प्रधानमंत्री मीन्स की इसका जो नया नाम दे दिया गया है वो प्रधानमंत्री संग्रहालय नाम दे दिया गया। अब मीन्स की जवाहरलाल नेहरू जो यहाँ पे नेहरू संग्रहालय था, इस नाम को बदल दिया गया यहाँ पे। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे, विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। 15 जनवरी 2022 को सेना दिवस के अवसर पर जैसलमेर राजस्थान के भारत पाकिस्तान सीमा पर लोंगेवाला में खादी के कपड़े से बना विश्व का सबसे बड़ा
राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित किया गया। लोंगेवाला आपको याद होगा कि लोंगेवाले में जब हम लोग मूवी देखते हैं क्या कहते हैं बॉर्डर मूवी देखते हैं तो उसमें लोंगेवाले का जिक्र आता है, तो वहीं से आप इस लोंगेवाले को लर्न कर लीजिएगा कि हाँ, पाकिस्तान की सीमा पर लोंगेवाले में खादी के कपड़े से बना विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित किया गया। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट आ रहा है, पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ पर खोली गई है, तो ये हमारे लिए इतना ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा जितना कि हमारे लिए मेजर ध्यानचंद जी का वो है जन्मदिवस है और मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय है। तो उसी तरह से हमारे लिए ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लखनऊ और उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। जब हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो उसमें हमारे उत्तर प्रदेश से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी उत्तर प्रदेश लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई है। यह सेटअप सेंट स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम पेरिस फ्रांस में होने वाले वर्ष 2024 पैरा ओलंपिक में भारत की पदक संभावनाओं में सुधार करेगा। इसका स्थापना इसलिए किया जा रहा है कि जो नया पदक तालिका बनने वाला है जो 2014 में जो 2024 में जो ओलंपिक होने वाला है उसमें क्या किया जाएगा, पदक में और बढ़ोतरी की जाएगी। भाई जब तक हमारे पास अकादमी नहीं रहेगा तो वहाँ पे लोग सीख नहीं पाएंगे। अकादमी इसीलिए बनाया जा रहा है कि वहाँ पे लोग जाएंगे और सीखेंगे और अच्छा प्रदर्शन करेंगे। कब? जब 2024 में पैरा ओलंपिक होगा तो उस पैरा ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन करेंगे और पदक जीत करके लाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आ रहा है जो ये एयर इंडिया से रिलेटेड है। अब एयर इंडिया क्या है, मीन्स की फ्लाइट की बात की जा रही है। पहले किसके पास था, अब ये किसके पास चला गया, तो इसी चीज़ के बारे में हम इसमें बात करेंगे। 27 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने एयर इंडिया को टाटा सन्स को सौंप दिया। किसने सौंपा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, केंद्र सरकार ने एयर इंडिया को टाटा सन्स को सौंप दिया। मीन्स की सरकार ने इसको टाटा सन्स को प्राइवेट हाथों में इसको सौंप दिया। इससे ऋण में डूबी एयर इंडिया के हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी की गई है। क्यों पूरी की गई है? क्योंकि एयर इंडिया जब केंद्र सरकार के पास था तो ये घाटे में चल रहा था, इसीलिए इसको उनको ट्रांसफर कर दिया गया है। एयर इंडिया के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीईओ कैंपबेल विल्सन हैं। जो इसके मुख्य सीईओ हैं वो कैंपबेल विल्सन है। ये भी आपको फैक्ट लर्न करके रखना है। इसके साथ ही टाटा समूह में एयरलाइंस के राष्ट्रीयकरण के 69 वर्ष बाद एयर इंडिया को स्वामित्व हासिल कर लिया है। मीन्स कि 69 वर्ष के बाद, राष्ट्रीयकरण के 69 वर्ष के बाद एयर इंडिया ने अपना स्वामित्व इस पर हासिल कर लिया। अब नेक्स्ट देखिए, टाटा सन्स की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी टैलेस प्राइवेट लिमिटेड को एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस के 100% इक्विटी शेयर मिले हैं। जब हम लोग इक्विटी की बात करते हैं तो वहाँ पे जब हम लोग शेयर लेते हैं तो इक्विटी के हिसाब से चलता है कि हाँ ये इतने का एक शेयर बेचा जा रहा है। तो ये जो 100% इक्विटी शेयर इन्होंने ले लिया है। एयरलाइंस की स्थापना वर्ष 1932 में टाटा एयरलाइंस के रूप में हुई थी। 1932 में ये टाटा के द्वारा ही स्थापित किया गया था। इस एयरलाइंस को टाटा समूह के द्वारा ही स्थापित किया गया था। इसीलिए जब हस्तांतरण भी किया गया, मीन्स की ट्रांसफ़र भी किया गया है, तो ये टाटा समूह को ही किया गया है। आप लॉजिक देखिए ऊपर। वर्ष 1946 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद टाटा एयरलाइंस को एक सार्वजनिक कंपनी में बदल दिया गया और बाद में नाम बदल करके एयर इंडिया लिमिटेड कर दिया गया था। अब फिर से इसको किसको दे दिया गया, फिर से इसको टाटा एयरलाइंस को इसको प्रोवाइड कर दिया गया है। कब कर दिया गया है? 69 मीन्स की 69 वर्ष बाद, जब इंडिया जब राष्ट्रीयकृत किया गया था उसके 69 वर्ष बाद इसको फिर से टाटा सन्स को मीन्स की टाटा समूह को इसको हस्तांतरित कर दिया गया। बस आपको फैक्ट लर्न करके रखना है कि हाँ एयर इंडिया था, वो एयर इंडिया को ट्रांसफ़र कर दिया गया है टाटा को फिर अब देखिए गणतंत्र दिवस परेड 2022, इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। वो कौन कौन सा फैक्ट है उस पर मैं मार्क कर दूंगा कि कौन सा फैक्ट इंपॉर्टेंट है। 26 जनवरी 2022 को 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। ये सभी को मालूम होना चाहिए कि 2022 में कौन सा हम लोगों ने गणतंत्र दिवस मनाया है, तो 73वां 73rd नंबर का गणतंत्र दिवस मनाया है। ठीक, नेक्स्ट देखिए 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाले 12 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया। किसके झांकी को? उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है कि जब 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा भाग लिया गया तो किसके झांकी को सर्वश्रेष्ठ चुना गया, तो वो उत्तर प्रदेश की झांकी को चुना गया। दोस्तों ध्यान रखने वाली बात यह है कि हम उत्तर प्रदेश का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश से रिलेटेड इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तीनों सेनाओं ने भाग लिया। भारतीय नौसेना की मार्चिंग टुकड़ी को सर्वप्रथम मार्चिंग टुकड़ी के रूप में चुना गया। भारतीय नौसेना को पहली टुकड़ी के रूप में यहाँ पे चुना गया है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो है वो ये देखिए, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF को
CISF अन्य सहायक बलों में सर्वश्रेष्ठ टुकड़ी के रूप में नामित किया गया। इनको इस प्रकार से नामित किया गया। जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट था वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट यही है, हमारे एग्जामिनेशन का क्वेश्चन यहीं से बनेगा कि किसके झांकी को, किस प्रदेश के झांकी को सबसे सर्वश्रेष्ठ चुना गया। तो ये उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ चुना गया। यही हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। इसमें बाकी आप अपने से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं ये भी हमको जानना चाहिए तो आप देख सकते हैं। देखिए एक यहाँ पे लास्ट पॉइंट देख लीजिए। लोकप्रिय श्रेणी में राज्यों संघ शासित क्षेत्रों में महाराष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया। यहाँ पे किसको चुना गया? संघ शासित क्षेत्रों में महाराष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में यहाँ पे चुना गया और वहाँ पे उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ चुना गया। देखिए विश्व की सबसे बड़ा इग्लू कैफे। अब इग्लू कैफे क्या होता है? आप लोग इग्लू के बारे में पहले जान लीजिए। इग्लू क्या होता है? जो बर्फ का बना हुआ घर होता है उसको हम लोग इग्लू कहते हैं, जो बर्फ का, स्नो का बना हुआ है। अब देखिए कहां पे ये बन सकता है इग्लू कैफे? क्या उत्तर प्रदेश में इग्लू कैफे बन सकता है? तो बिल्कुल नहीं बन सकता है, क्योंकि यहां पे बर्फ ही नहीं गिरता है। अब देखिए कहां पे बर्फ गिरता है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में एक इग्लू कैफे खोला गया जो अब तक विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे है। इस कैफे का नाम स्नो ग्लू है। इसका नाम जो है, जो इग्लू कैफे खोला गया इसका नाम स्नो ग्लू है, जिसे वसीम शाह ने बनवाया है। इसको वसीम शाह के द्वारा बनवाया गया है। इससे पहले सबसे बड़ा कैफे स्विट्जरलैंड में था। मीन्स कि इससे पहले जो सबसे बड़ा कैफे था, कौन सा? इग्लू कैफे जो था वो सबसे बड़ा पहले स्विट्जरलैंड में था। स्विट्जरलैंड का कैफे 33.8 फीट लंबा और 42.4 फीट व्यास का था। लेकिन अब आपका देखिए, यह कैफे इस क्षेत्र के प्रमुख पर्यटक आकर्षकों में से एक बन गया है। एस्मिको जनजाति के बर्फ के घरों को इग्लू कैफे कहते हैं। जो ये एस्मिको जनजाति हैं, इन्हीं के घरों को हम लोग इग्लू कैफे के नाम से जानते हैं। इसी को इग्लू कैफे कहते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत क्या है? इसको किसको क्या कहते हैं? कार्बन न्यूट्रल पंचायत क्या होता है? ये क्या होता है कार्बन न्यूट्रल पंचायत? इसी चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। 24 अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, 24 अप्रैल 2022 की यहाँ पे बात हो रही है। यहाँ पे मैं आपको और भी फैक्टर मैं बताने जा रहा हूँ 24 अप्रैल से। देखिए ये डेट आप लोगों को लर्न होगा। अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं तो 24 अप्रैल 1973, 24 अप्रैल 1973 ये आपको डेट लर्न होगा। इसलिए लर्न होगा क्योंकि ये केशवानंदा भारती के जजमेंट का डे है, पहली बात। दूसरी बात, इसी दिन को 24 अप्रैल को ही पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को ही मनाया जाता है। ये भी आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है। और एक और इम्पॉर्टेंट हुआ था 24 अप्रैल को, 24 अप्रैल 1973 को ही हमारे भारत के मास्टर ब्लास्टर का जन्मदिन है। मीन्स कि सचिन तेंदुलकर जी का जन्म है 24 अप्रैल 1973 को। तो ये एक साथ आप 24 अप्रैल से मीन्स कि 24 तारीख से आप एक साथ तीनों फैक्ट को लर्न कर सकते हैं। पहला फैक्ट हमारे लिए, जो हमारे लॉ के लिए इंपॉर्टेंट है, वो केशवानंदा भारती जी का वो जजमेंट आया था 24 अप्रैल 1973, जिस केस को हम लोग जानते हैं केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का ये मामला आया था। फिर इसी के बाद से 24 अप्रैल को ही पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है और 24 अप्रैल को सचिन तेंदुलकर जी का जन्मदिन भी है। तो इस तरह से आप इसको यहाँ पे फैक्ट को लर्न कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ था। 24 अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला जम्मू संभाग की सांबा जिले की पल्ली पंचायत भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई है। कहाँ की? सांबा जिले की पल्ली पंचायत भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई है। पल्ली गांव ऊर्जा स्वराज का एक बड़ा उदाहरण है। कार्बन न्यूट्रल शून्य कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को संदर्भित करता है। मीन्स कि यहाँ पे शून्य कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा, एकदम शून्य होगा, नाम मात्र का होगा। कार्बन न्यूट्रल शब्द का प्रयोग ऊर्जा उत्पादन, परिवहन, उद्योग और कृषि के संदर्भ में किया जाता है। अब आप कार्बन न्यूट्रल का भी अर्थ समझ गए कि ये किसके लिए किया जाता है। ये ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है, ये परिवहन के लिए किया जाता है, उद्योग के लिए किया जाता है, कृषि के लिए किया जाता है। इन सबों के लिए ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, कार्बन न्यूट्रल। ठीक, फिर यहाँ पे आप ये देखिए, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है। भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के 4 प्रमुख निकायों के लिए चुना गया। भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक परिषद के 4 प्रमुख निकायों के लिए चुना गया। किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है डायरेक्ट यूएनओ की बात हो रही है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में बात हो रही है। उसके एक अंग जो इकोसॉक, उसका एक अंग है, 6 अंग हैं। 6 अंग का जो प्रमुख एक अंग है इकोसॉक, उसी इकोसॉक के बारे में बात किया जा रहा है कि उसी इकोसॉक का भारत को प्रमुख 4 अंगों के लिए चुना गया है।
अप्रैल 2022 में भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद इकोसॉक के 4 प्रमुख निकायों के लिए चुन लिया गया। इसमें भारत का कार्यकाल 4 वर्ष मीन्स कि 2023 से लेकर के 2027 तक होगा। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि हमारे में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी है और इंटरनेशनल करंट अफेयर भी है, तो ये दोनों दृष्टिकोण से हमारे लिए यूपी पीसीएस जे के एग्जामिनेशन के सेकंड पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि हाँ करंट अफेयर्स में जब बात किया जाएगा तो ये क्वेश्चन आपसे इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अभी करंट का अब देखिए किस किस चीज के लिए इकोसॉक के द्वारा चुना गया। यह निर्णय निम्नलिखित है। सामाजिक विकास आयोग के लिए भारत को चुना गया है, गैर सरकारी संगठनों की समिति के लिए भारत को चुना गया है, और विकास के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आयोग के लिए चुना गया है, आर्थिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों की समिति के लिए चुना गया है। इसके अतिरिक्त प्रतिसरण आर्थिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों के लिए समिति संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी मिशन हेतु फिर से चुनी गई है। इस प्रकार से इस तरह से भारत को चुना गया। अब यहाँ पर देखिए दिसंबर 2018 में वरिष्ठ भारतीय राजनयिक प्रीति सरन, जो वरिष्ठ राजनीतिक थे वो उनका क्या नाम था, प्रीति सरन को संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारों की समिति पर एशिया प्रशांत सीट के लिए निर्विरोध चुना गया था। इनको एशिया प्रांत के लिए निर्विरोध चुना गया था, मीन्स कि इनके सामने कोई खड़ा नहीं हुआ था, उसी को कहा जाता है निर्विरोध चुनाव। तो इनका निर्विरोध चुनाव हुआ था। किसका? प्रीति सरन जी का। ये क्या थे? ये भारतीय राजनयिक थे। तो इनका जो चुनाव किया गया था संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक आधारों पर, तो इनका जो चुनाव किया गया था वो निर्विरोध तरीके से चुनाव किया गया था। अब यहाँ पे एक नोट दिया गया है, आप इस नोट को देख सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद में 54 सदस्य हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद में कितने सदस्य हैं, तो यहाँ पे 54 सदस्यों के बारे में यहाँ पे बताया गया। अब देखिए हमारे लिए और इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है, उन सभी चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अब रेडियो अक्ष के बारे में सुन लीजिए कि ये रेडियो अक्ष होता क्या है, ये किसके लिए होता है। देखिए दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल नागपुर में लॉन्च किया गया है। दृष्टिबाधितों के लिए मीन्स कि जिनको दिखाई नहीं दे रहा है, जो ब्लाइंड लोग हैं उनके लिए खोला गया है। इसका नाम रेडियो अक्ष रखा गया है। ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन नागपुर और समदृष्टि क्षमता विकास एवं अनुसंधान मंडल सक्षम द्वारा लॉन्च यह चैनल नागपुर में विभिन्न इंटरनेट रेडियो प्लेटफॉर्म पर मुफ्त में उपलब्ध होगा। ये जो अक्षम लोग हैं, जो दृष्टिबाधित लोग हैं, उनके लिए ये रेडियो अक्ष को खोला गया है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन के बारे में बात किया जा रहा है कि ये WHO क्या होता है, ये किस प्रकार से ग्लोबल मेडिसिन हमारे लिए बन गया है समाज में। अब इसको देखिए 19 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के जामनगर में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन GCTM का उद्घाटन किया है। इसे आयुष मंत्रालय के तहत स्थापित किया जाएगा और यह विश्व में पारंपरिक चिकित्सा के लिए पहला व एकमात्र वैश्विक आउटपोस्ट केंद्र ग्लोबल आउटपोस्ट सेंटर होगा। ये आउटपोस्ट सेंटर के नाम से जाना जाएगा। अब देखिए नोट में यहाँ पे क्या लिखा है, WHO 7 अप्रैल 1948 इसका जो मुख्यालय है WHO का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, इसका जेनेवा में इसका मुख्यालय है और जो इसके महानिदेशक हैं वो डॉक्टर टेड्रोस हैं। जो डॉक्टर टेड्रोस हैं यही इसके महानिदेशक हैं। जब आप कोविड आया था तो डॉक्टर टेड्रोस को आप लोगों ने टीवी पर बहुत बार देखा होगा। अब देखिए विश्व की सबसे ऊंची सुरंग की बात करते हैं। ये सभी 2022 की घटनाएं, जितनी भी घटनाएं बता रहे हैं सब 2022 की घटनाएं हैं। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा 16,580 फीट की ऊंचाई पर मौजूद सिंकू ला दर्रे पर विश्व की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण किया गया है। कहाँ पे किया गया है? सिंकू ला दर्रे पर विश्व का सबसे ऊंचा सुरंग का निर्माण किया गया। सिंकू ला सुरंग की लंबाई 4.25 किलोमीटर होगा, जो हिमाचल प्रदेश को लद्दाख की जास्कर घाटी से क्या करेगा? जोड़ने का ये कार्य करेगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रोजेक्ट योजक की स्थापना की गई है। मीन्स कि एक प्रोजेक्ट बनाया गया, उसी प्रोजेक्ट के तहत इसको बनाने का कार्य किया गया है। अब देखिए
जो इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सिख गुरु तेग बहादुर का 400वां प्रकाश वर्ष समारोह मनाया गया है। कहाँ पे मनाया गया है, किसके द्वारा मनाया गया है, क्या उद्घाटन किया गया, सभी चीज़ों के बारे में देखिए। 21 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 9वें सिख गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व समारोह के अवसर पर लाल किले से राष्ट्र को संबोधित किया। कहाँ से किया है, लाल किले से राष्ट्र को संबोधित किया है। कब किया है, 400वें प्रकाश पर्व पे। किसके 400वें प्रकाश पर्व पे, गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व पे, जो कि सिख के 9वें गुरु हैं। इनको संबोधन किसके द्वारा किया गया है, भारत के प्रधानमंत्री जी के द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। कहाँ से किया गया है, लाल किले से संबोधित किया गया। अब देखिए लाल किले का इतिहास इसमें बताया गया है कि किस लिए लाल किले से इन्होंने संबोधन किया। इसके साथ वे आज़ाद भारत के इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री बन गए हैं जिन्होंने सूर्यास्त के बाद लाल किले से राष्ट्र को संबोधन किया। ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है। 400वां जो बनाया गया है प्रकाश वर्ष, वो तो क्वेश्चन है ही है, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है कि इकलौता कौन ऐसा प्रधानमंत्री है जो कि सूर्यास्त के बाद लाल किले से संबोधन दिया। तो वो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा क्या किया गया है, शाम को संबोधन दिया गया है। कहां से, लाल किले से। इस किले से मुगल शासक औरंगजेब ने 1675 ईस्वी में गुरु तेग बहादुर को फांसी देने का आदेश जारी किया था। देखिए कितना बड़ा काम उस समय कर दिया था। किसने, औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को फांसी देने का काम किया था। कब, 1675 ईस्वी में। उसी दिन को याद करते हुए प्रधानमंत्री जी के द्वारा लाल किले से शाम को संबोधन किया गया है और उसी वजह से लाल किले को गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती के आयोजन स्थल के रूप में चुना गया। इसीलिए चुना गया क्योंकि औरंगजेब के द्वारा 1675 ईस्वी में इनको फांसी की सजा दे दी गई थी। ठीक, उसी लिए इसको यादगार बनाने के लिए तेज बहादुर जी की 400वीं जयंती का आयोजन स्थल को लाल किला ही चुना गया। इसी दौरान उन्होंने डाक टिकट और 400 रुपये का सिक्का भी जारी किया, प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया। अब हिंद दी चादर गुरु तेग बहादुर, इन्हीं को हिंद दी चादर के नाम से जानते हैं। किसको, गुरु तेग बहादुर जी को हम लोग हिंद दी चादर के नाम से जानते हैं। अब देखिए जम्मू कश्मीर के लिए परिसीमन, जम्मू कश्मीर के लिए क्या परिसीमन है, इसी के बारे में हम बात करेंगे। 5 मई 2022 को सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्ति न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में परिसीमन आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए परिसीमन आदेश को अंतिम रूप दिया है। अब ये परिसीमन आदेश क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम इसमें देखते हैं। इस आयोग के पदेन सदस्य सुशील चंद्रा पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त और के शर्मा राज्य चुनाव आयुक्त हैं। ये दोनों लोग इसके क्या हैं, पदेन सदस्य थे। क्षेत्र के 90 विधानसभा क्षेत्र में से 43 मीन्स की 43 जम्मू कश्मीर के लिए और 47 मीन्स की 47 कश्मीर के लिए होंगे। अब आगे देखिए जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, 9 विधानसभा क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रखा गया है। इनमें से 6 जम्मू क्षेत्र और 3 कश्मीर घाटी में है। ये जो बातें बता दी गई हैं कि 6 जो है वो जम्मू क्षेत्र में और 3 जो है वो कश्मीर घाटी में। अब हमारे लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। 31 अक्टूबर 2019 ये आपको याद होना चाहिए। J&K जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत ही जो हम लोग कोई भी बेयर एक्ट पढ़ते थे तो उसमें कहा जाता था एक्सेप्ट J&K, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन जब से ये 31 अक्टूबर 2019 के बाद से जैसे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, तब से सारा कानून कहाँ लागू होने लगा, जम्मू एंड कश्मीर पर भी लागू होने लगा। तो ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। ये 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य से 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। पहला जम्मू और कश्मीर, दूसरा लद्दाख बनाया गया। और ये डेट आप लोग जरूर याद करके रखिएगा। J&K जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत ही जितने कानून हैं, जैसे CPC हो गया, CRPC हो गया, IPC हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, जो भी है सब जम्मू और कश्मीर पर लागू हो जाता है। किसके वजह से, 31 अक्टूबर 2019 का जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था उसी के वजह से। अब देखिए इतिहास की बात देखिए। कल्हड़ की राज तरंगिणी, जो कल्हड़ आया था, कल्हड़ की राज तरंगिणी ग्रंथ में जम्मू कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है। जो एक राजनीतिक आया था, मीन्स की जो एक इतिहासकार आया था, उसके किताब में, उसकी किताब का नाम है राज तरंगिणी, उसके किताब में जम्मू कश्मीर का वर्णन मिलता है यहाँ पे। ठीक, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। अब देखिए ये फैक्ट को देखिए यहाँ पे, मोटे अनाज से संचालित भारत का पहला एथेनॉल संयंत्र। जो मोटे अनाज है उससे संचालन होने वाला पहला एथेनॉल संयंत्र कौन है? 30 अप्रैल 2022 को बिहार के पूर्णिया जिले में मोटे अनाज से संचालित भारत के पहले एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। पूर्णिया जिले में एक
निवेशक को 105 करोड़ रुपए की लागत से यह संयंत्र स्थापित किया गया। किसके द्वारा किया गया है? एक प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा 105 करोड़ का निवेश कर करके क्या बनाया गया है? भारत का पहला एथेनॉल संयंत्र बनाया गया है। ठीक, नवीनतम प्रौद्योगिकी वाले इस संयंत्र से कोई अवशिष्ट नहीं निकलता और इस संयंत्र में से किसानों से प्रतिदिन चावल के 130 टन भूसी और 150 टन चावल अथवा मकई की खरीद की जाएगी। इस प्रकार से बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए ये काम किया गया है एक प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा। अब देखिए, भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वैधशाला कहाँ पे खोला गया है? ओडिशा राज्य एसटी और एससी विकास विभाग ने क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र RMRC भुवनेश्वर के साथ एक आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला की स्थापना की गई है, जो कि 4 मई 2022 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके ये किया गया है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं आपके लिए, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? मीन्स कि सरकारी स्कूल में मिड डे मील तो दिया जाता था, लेकिन ये नाश्ता देने वाला राज्य कौन सा बन गया? तो जी हाँ, ये तमिलनाडु बन गया। तमिलनाडु मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। दूसरा, मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने राज्य में कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के विद्यार्थियों के लिए नाश्ते का भी योजना की घोषणा कर दी। मीन्स कि आज तक तो मिड डे मील के बारे में आप लोग सुने थे, लेकिन तमिलनाडु सरकार के द्वारा अब नाश्ते का भी प्रबंध किया जाएगा। जो बच्चे पढ़ने आएंगे कहाँ पे? जो माध्यमिक विद्यालय में वहाँ पे पढ़ने आएंगे। राज्य के कुपोषित बच्चों पर सरकार द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य अध्ययन पर आधारित विशेष पोषण योजना भी चलाया जाएगा। इनके द्वारा जो मुख्यमंत्री हैं SK स्टालिन, इनके द्वारा क्या चलाया जाएगा? विशेष पोषण योजना के साथ ही उन्हें सत्ता में अपना पहला वर्ष पूरा किया। मीन्स कि उन्होंने सत्ता में, किसने सत्ता में पहला वर्ष? MK स्टालिन महोदय के द्वारा, मीन्स कि सत्ता में उनका पहला वर्ष इसी प्रकार से पूरा किया गया। पहला वर्ष में उन्होंने क्या किया? जो कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों को नाश्ता की घोषणा की है। और दूसरा घोषणा इनके द्वारा क्या किया गया? विशेष पोषण योजना के बारे में इनके द्वारा घोषणा किया गया। ये पहले साल में इनका ये कार्य रहा। अब नेक्स्ट देखिए, सरकार इसे राज्यव्यापी योजना बनाने से पहले कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए चुनिंदा स्कूलों में निगम, नगर पालिका और ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू करेगी। ये कहाँ पे शुरू करेगा? तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कहाँ पे इसको शुरू किया जा रहा है। विश्व का सबसे लंबा कांच का पुल, अब ये कहाँ पर बनवाया गया है? विश्व का सबसे लंबा कांच का पुल, ये इंटरनेशनल करंट अफेयर्स आपका हो जा रहा है। तो देखिए यहाँ से आप सब कवर कर सकते हैं, और मैं वही पॉइंट लेकर के आया हूँ, मैं उसी चीज़ को एनालिसिस कर रहा हूँ जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हमें क्या क्या छोड़ना है। अगर हमें ये पता चल जाए कि हमें क्या क्या छोड़ना है, तो आपकी तैयारी और भी अच्छी हो सकती है। आपके पास अगर कोई नोट्स आ जाए, कोई किताब आ जाए, तो आप शुरू से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, आपका टाइम खराब होगा। लेकिन अगर आपको वही सेलेक्ट करके कोई चीज़ दे दिया जाए कि आपको ये चीज़ पढ़ लेना, तो आप आसानी से पढ़ ले जाएंगे और एग्जामिनेशन को क्रैक कर लेंगे। उसी तरह से मैंने यहाँ पे काम किया। मैं 4-5 लोगों का मेरा ग्रुप है, उसी ग्रुप में हम लोग क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं, प्रीवियस ईयर का पेपर देखते हैं और उसमें से फिर सेलेक्ट करते हैं कि हाँ ये आया था, तो इससे रिलेटेड ये इस बार आने की इसकी पॉसिबिलिटी है। उसी के आधार पर मैं यहाँ पे सारी चीज़ों को कलेक्ट करके आपके सामने लेके आया हूँ। देखिए, विश्व का सबसे लंबा कांच का पुल कहाँ पे बनाया गया? विश्व का सबसे लंबा कांच का पुल वियतनाम में निर्मित कर उपयोग हेतु शुरू कर दिया गया। ये कहाँ पे बनाया गया? वियतनाम में बनाया गया। इस ब्रिज का नाम ब्रैक लांग ब्रिज है, जिसका अंग्रेजी में अर्थ होता है व्हाइट ड्रैगन होता है, जिसका अंग्रेजी में अर्थ होता है व्हाइट ड्रैगन होता है। यह ब्रिज 632 मीटर लंबा यानी करीब 2073 फीट का है, जिसकी ऊंचाई 150 मीटर यानी 492 फीट है। वियतनाम की राजधानी हनोई है। जो वियतनाम की राजधानी है वो हनोई में पड़ती है। अब देखिए, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के बारे में आप समझ लीजिए कि ये क्या होता है। 10 मई 2022 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने मानवाधिकार परिषद UNHRC के रूप में UNHRC में रूस की जगह चेक गणराज्य को शामिल करने के पक्ष में मतदान कर दिया है। यूक्रेन पर हमले और मानवाधिकार के उल्लंघन को लेकर के यूएन ने रूस को निलंबित कर दिया है। यूएन के द्वारा, जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है, इनके द्वारा रूस को निलंबित कर दिया गया। किस लिए निलंबित कर दिया है? क्योंकि इनका युद्ध किससे चल रहा है? यूक्रेन से इनका युद्ध चल रहा है। इसी को देखते हुए रूस को क्या कर दिया गया है? यहाँ से हटा दिया गया है। किसके द्वारा हटाया गया है? यूएन के द्वारा हटाया गया है, मीन्स कि यूनाइटेड नेशंस के द्वारा हटा दिया गया। अब देखिए, UNHRC यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कॉर्पोरेशन जो काउंसिल है,
2006 से चल रहा है और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका जो मुख्यालय है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ये आपको लर्न करके रखना है। अब देखिए हमारे लिए आ गया इंपॉर्टेंट चीज़, अनुच्छेद 142। कहाँ का अनुच्छेद? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 142 की हम बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारे एसजी पेरारीवलन को रिहा करने का आदेश जारी कर दिया। मीन्स कि जो राजीव गांधी का एसेसिनेशन किया गया था, जिस केस को हम लोग पढ़ते हैं जिसमें क्रिमिनल कॉन्स्पेरेसी की बात होती है, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 120A पढ़ते हैं इंडियन पिनल कोड, सेक्शन नंबर 120B पढ़ते हैं इंडियन पिनल कोड, और इससे रिलेटेड एक केस आता है। उस केस को हम लोग जानते हैं नलनी वर्सेज स्टेट ऑफ तमिलनाडु के नाम से जानते हैं। केस का नाम है नलनी वर्सेज स्टेट ऑफ तमिलनाडु का केस है। इसमें क्रिमिनल कॉन्स्पेरेसी करके क्या किया गया था? राजीव गांधी का एसेसिनेशन किया गया था। जब किसी पॉलिटिकल लीडर को मारा जाता है, मृत्यु कारित किया जाता है, तो उसे एसेसिनेशन नाम दिया जाता है। मीन्स कि राजीव गांधी का हत्या यहाँ पे लिखा है, हत्या नहीं होगा। मीन्स कि इनका एसेसिनेशन किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? इन्हीं लोगों के द्वारा किया गया था। एजी पेरीवलन के द्वारा किया गया था और नलनी के द्वारा किया गया था। मीन्स कि 5-6 लोगों के द्वारा क्या किया गया था? कॉन्स्पायरेसी किया गया था, और कॉन्स्पायरेसी करके षड्यंत्र करके इनका एसेसिनेशन कर दिया गया था। अब देखिए क्या दिया है। पेरारीवलन पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या के केस में अपने 3 अन्य साथियों के साथ दोषी ठहराए गए थे। पिछले 30 वर्ष से जेल की सजा ये काट रहे थे। मई 1991 में एक चुनावी रैली के दौरान एक महिला ने खुद को बम से उड़ा लिया था, जिसकी चपेट में आकर तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की जान चली गई थी। जिसके बाद पेरारीवलन के साथ साथ मुरुगन, संथन और नलनी को उम्र कैद की सजा दी गई थी। यही नलनी जी हैं जिनके नाम से केस चलता है, नलनी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का केस। और इसमें एक और सेक्शन आप लर्न करके रखेंगे, सेक्शन नंबर 52A। ये कहाँ पे दिया गया है? ये इंडियन पिनल कोड के चैप्टर नंबर 2 में दिया गया है। यहाँ पे इनको क्या किया गया था? हार्बर भी किया गया था। मीन्स कि इनको संश्रय भी दिया गया था। आप जब IPC पढ़ेंगे तो उसमें सेक्शन नंबर 52A देखेंगे तो आप सेक्शन नंबर 120A से आप को रिलेट कर सकते हैं, सेक्शन नंबर 120B से आपको रिलेट कर सकते हैं। किस से? IPC से। जब ये चीज पढ़ेंगे तो ये तीनों चीज को एक साथ आप पढ़ सकते हैं। 120A पढ़ सकते हैं एक साथ, 120B एक साथ पढ़ सकते हैं, और सेक्शन 52A भी पढ़ सकते हैं। इसमें 120A और 120 में क्रिमिनल कॉन्स्पेरेसी की बात की गई है, सेक्शन 52 में क्या कहते हैं, हार्बर की बात की गई है, और उससे रिलेटेड जो केस आता है वो नलनी वर्सेज स्टेट ऑफ तमिलनाडु का केस आता है। जितना हो सकता था उतना मैंने आपको इसमें जानकारी देने की कोशिश की है। अब देखिए, सेक्स वर्कर्स को एक पेशे के रूप में मान्यता दिया गया। ये किसके द्वारा मान्यता दिया गया? हमारे और आपके द्वारा नहीं दिया गया है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा इनको मान्यता दिया गया है कि ये क्या कर सकते हैं, ये पेशे के रूप में इसको अपना सकते हैं। देखिए सर्वोच्च न्यायालय ने क्या करा है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में सेक्स वर्कर्स को एक पेशे के रूप में मान्यता दी है, और कहा है कि इसके व्यावसायिक कानून के तहत सम्मान और सुरक्षा के तहत हकदार हैं। मीन्स कि इनको भी अपने धंधे में सम्मान दिया जाए और सुरक्षा देने के लिए एक लॉ बनाया जाए, एक कानून बनाने के लिए उन्होंने कहा है। किसने कहा है? सर्वोच्च न्यायालय ने। मीन्स कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है। इस प्रकार का गंतव्य सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया। अब नेक्स्ट देखिए, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के बारे में हम बात करेंगे कि ये क्या है। 10 मई 2022 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने मानवाधिकार परिषद UNHRC में रूस को जगह देने के लिए, ये तो अभी आप लोगों ने पढ़ा है, ये तो आप लोगों ने देख लिया। अब देखिए अनुच्छेद 142 भी आप लोगों ने देख लिया है, सेक्स वर्कर्स को भी आप लोगों ने देख लिया है। विश्व का पहला नैनो यूरिया तरल, ये देखिए। अब ये क्या कहता है इसके बारे में जानिए कि विश्व का नैनो यूरिया तरल संयंत्र कहां बनाया गया। 28 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कलोल गुजरात में इफको द्वारा निर्मित विश्व के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया है। यह किसके द्वारा किया गया है? ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। कहाँ पे? कलोल। कलोल कहाँ पे है? ये गुजरात में है। गुजरात में क्या किया गया है? नैनो यूरिया बनाया गया है। जैसे कि 45 किलो का बोरा आता है नैनो यूरिया का, जो कि हम लोग खेत में छिड़काव करते हैं। अब उसका छोटा एक तरल आधा लीटर का बॉटल बनाया गया है। अब उसी जो आधा लीटर का बॉटल आप खरीद कर लाएंगे, उसको पानी में मिलाकर पूरे खेत में मार देंगे, वो 45 किलो के बोरे के बराबर एक नैनो होता, वो यूरिया होगा। तो वही बात बताई जा रही है। इसका उद्देश्य किसानों का उत्पादन बढ़ाने
व उनकी आय बढ़ाने में मदद करेगा। कौन? ये जो इफ्को के द्वारा नैनो यूरिया बनाया जा रहा है, ये नैनो यूरिया जो बनाया गया है, ये किसानों के आय में क्या करेगा? बढ़ोतरी उत्पन्न करेगा। किस तरह से? ये सस्ता मिलेगा और ये मीन्स कि ज़्यादा से ज़्यादा आप खेतों में इसको मार सकते हैं और ये काफ़ी समय तक ये चलेगा। प्रधानमंत्री ने गांधीनगर गुजरात में आयोजित समारोह में अत्याधुनिक नैनो यूरिया तरल उर्वरक संयंत्र को राष्ट्र सेवक में समर्पित कर दिया, राष्ट्र की सेवा में समर्पित कर दिया। ये पहला कहाँ बना था? पहला कलोल गुजरात में बना था। दूसरा देखिए, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भारत का दूसरा नैनो खाद्य प्लांट स्थापित किया गया है। दूसरा नैनो खाद्य प्लांट स्थापित किया गया है। कहाँ पे किया गया है? प्रयागराज में किया गया है। किसके प्रयागराज में? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में दूसरा किया गया। ये आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है कि दूसरा कहाँ किया गया? दूसरा प्रयागराज में किया गया। कहाँ के प्रयागराज में? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। किस चीज़ का प्लांट लगाया गया? नैनो खाद का प्लांट लगाया गया है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, यूएनएससी में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल मीन्स कि ये यूएनओ का एक बहुत ही अच्छा अंग है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग है। उसी के बारे में हम बात करेंगे। यूएनएससी में 5 अस्थायी सदस्यों का चुनाव। अब अस्थायी सदस्यों का चुनाव किस प्रकार से किया गया है, कौन किया है, इसके बारे में देखिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी के अस्थायी सदस्यों के रूप में इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड वर्ष 2023 और 24 के कार्यकाल के लिए चुने गए हैं। ये देश 1 जनवरी 2023 से भारत, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको और नॉर्वे की जगह लेंगे। अभी तक ये देश थे, अब इन जगहों का 2023 में इनका समाप्त हो गया। कब? 1 जनवरी 2023 को इनका समाप्त हो गया कार्यकाल। अब इनके जगह पे ये लोग अब अस्थायी सदस्य बनेंगे। 193 सदस्य संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2 वर्ष के कार्यकाल 2023 और 2024 के लिए चुना के लिए 5 अस्थायी सदस्यों का चुनाव करने के लिए 9 जून को चुनाव करवाया गया था। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यूएनएससी 5 वीटो पावर वाले देश कौन कौन से? एक यूएसए है, दूसरा रूस है, तीसरा चीन है, चौथा यूके है और 5वां फ्रांस है। ये अस्थाई सदस्य हैं। इनके पास क्या है? इनके पास वीटो लगाने की शक्ति है, काम को रुकवाने की शक्ति इनके पास है, इन 5 देशों के पास, और 10 अस्थाई सदस्य होते हैं इसमें। ठीक, भारत की पहली बालिका पंचायत के बारे में देखिए। भारत की पहली बालिका पंचायत कहाँ पे खोला गया? महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए बनाने की दिशा में गुजरात के कक्ष में भारत की पहली बालिका पंचायत का शुरुआत किया गया। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की जल्द ही संपूर्ण भारत में बालिका पंचायत शुरू करने की योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य बालिकाओं को सामाजिक और राजनीतिक विकास को बढ़ावा देना और समाज में मौजूदा कुरीतियों को दूर करने और समस्याओं का समाधान करने के लिए बालिका पंचायत का आयोजन किया जा रहा है देश में। अब देखिए, 76वां स्वतंत्रता दिवस अभी आप लोगों ने मनाया होगा, भारत का आज़ादी का अमृत महोत्सव, उसी को लेकर के ये भारत का 76वां स्वतंत्रता दिवस के हम बारे में बात करेंगे। प्रतिवर्ष 15 अगस्त को भारतीय नागरिकों द्वारा यह दिन हर्षोल्लास से मनाया जाता है, क्योंकि वर्ष 1974 में भारत को इसी दिन ब्रिटिश राज से आज़ादी प्राप्त हुई थी। वर्ष 2022 को भारत अपनी स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पूर्ण कर 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था। जो मनाया गया है ये 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है, लेकिन किसके लिए मनाया गया? ये 75 पूर्ण हो जाने के बाद हम लोगों ने 76 मनाया है, लेकिन हम लोगों ने आज़ादी का अमृत महोत्सव किसको मनाया है? 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया है। और जो स्वतंत्रता दिवस हम लोगों ने मनाया है वो 76वां स्वतंत्रता दिवस हम लोगों ने मनाया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराकर देशवासियों को बधाई दी। ठीक, ये इंपॉर्टेंट इतना जो था वो हमने बता दिया। अब देखिए, स्वतंत्रता दिवस के प्रमुख तत्व। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ये आपके पॉलिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, इसीलिए आप इसको ध्यान से देखिए। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित और अधिनियमित कानून था, जिसने आधिकारिक तौर पर भारत को स्वतंत्र घोषित की गई थी। इसी में आधिकारिक रूप से स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जनगण मन को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में अपना लिया गया। भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का पहला संस्करण 1921 ईस्वी में स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन किया गया था। भारत के वर्तमान ध्वज आधिकारिक तौर पर 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया और 15 अगस्त 1947 को फहराया गया था। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत की आज़ादी के लिए 15 अगस्त की तारीख का चयन द्वितीय विश्व युद्ध में जापान में आत्मसमर्पण की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए किया गया था। भारत के साथ साथ अन्य देश 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। ये कौन कौन देश हैं? बहरीन है, उत्तर कोरिया है, दक्षिण कोरिया है और
टेंस्टीन हैं, ये सभी देश अपना भी 15 अगस्त मनाते हैं। राजपथ का नाम बदल करके अब कर्तव्य पथ रख दिया गया है। अब ये देखिए 8 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, आप लोगों ने देखा है नया संसद भवन बन रहा है, उसको सेंट्रल विस्टा के नाम से जाना जा रहा है। राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक राजपथ का जो मशहूर सड़क था अब कर्तव्य पथ होगा। जो राजपथ के नाम से पहले जाना जाता था अब उसका नाम कर्तव्य पथ कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने राजपथ और राष्ट्र भवन से लेकर के इंडिया गेट तक फैले सेंट्रल विस्टा लान का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करने का फैसला किया गया है। ये किसके द्वारा किया गया है? ये केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है। यही इंपॉर्टेंट था इसके आपके लिए। अब देखिए यहां पे देखिए नए सम्राट किंग चार्ल्स थर्ड, जो नए सम्राट बनाए गए हैं ब्रिटेन के वो चार्ल्स थर्ड बनाए गए, क्योंकि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हो जाने के बाद उनके पुत्र को वहां का नया चार्ल्स बनाया गया, चांसलर बनाया गया। 11 सितंबर 2022 को किंग चार्ल्स थर्ड ब्रिटेन के नए सम्राट बन गए। 73 वर्ष चार्ल्स ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद ब्रिटेन के नए राजा घोषित किए गए, जिनकी ताजपोशी लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में की गई है। अब किंग चार्ल्स राष्ट्रमंडल के प्रमुख और यूके के अतिरिक्त 14 कॉमनवेल्थ देश के भी राजा बन गए हैं। इनको मीन्स की जो 14 कॉमनवेल्थ देश हैं उनका ये भी अब राजा बन गए हैं। अब देखिए महिला विधायकों को 1 दिन का आरक्षण दिया गया। ये कहाँ पर दिया गया? ये महिलाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए ये महिलाओं के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है और ये हमारी परीक्षा के लिए भी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के लिए किया गया है। ये जो किया गया है ये महिलाओं के लिए किया गया, और महिलाओं में किन के लिए? जो महिला विधायक हैं उनके लिए किया गया। 1 दिन का आरक्षण दिया गया। आरक्षण का मतलब आरक्षण नहीं, उनके लिए आरक्षित किया गया, मीन्स कि रिजर्व किया गया, 1 दिन रिजर्व किया गया। देखिए 19 सितंबर 2022 को शुरू हुए उत्तर प्रदेश विधानमंडल के मानसून सत्र से पहली बार विधानसभा में 22 सितंबर को महिला विधायकों के लिए 1 दिन आरक्षित किया गया है। भारत में यह अपनी तरह का पहला प्रयास है। इस दौरान विधानसभाओं में प्रश्नकाल के बाद महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। मीन्स की महिलाओं से रिलेटेड जो भी बात होगा उस पर यह चर्चा की जाएगी। उत्तर प्रदेश के वर्तमान विधानसभा में 47 तथा विधान परिषद में 6 महिलाएं सदस्य हैं। इस समय 47 हैं और जो क्या कहते हैं विधान परिषद में 6 महिलाएं सदस्य हैं। नोट ये इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश लोकसभा की सीट 80 है, राज्यसभा की सीट 31 है, विधानसभा की सीट 403 है और विधान परिषद की 100 सीट है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश का पेपर देने जा रहे हैं। अब देखिए नीलकुरंजी के बारे में। ये नीलकुरंजी क्या होता है? ये नीलकुरंजी एक प्रकार का फूल है जो कि पश्चिमी घाट में बैगनी नीले रंग की नीलकुरंजी फूल खिलते हुए देखा गया। और ये कब खिलता है? ये 12 वर्ष के बाद एक बार खिलता है। आखिरी बार 2006 में ये फूल खिला था। इसके वर्ष 2018 में खिलने की उम्मीद थी, लेकिन उस वर्ष नीलकुरंजी को नहीं देखा गया क्योंकि मानसून में जो बदलाव आ गया था उसके वजह से 2018 में ये खिलने वाला था। 6 में खिला था तो 18 में खिलना चाहिए था 12 वर्ष के बाद, लेकिन 18 में ना खिल करके ये 2022 में ये नीलकुरंजी फूल खिला है। पर्यावरणविद के मुताबिक फूलों के खिलने में देरी का कारण जलवायु परिवर्तन है। देखिए अब यहाँ पे बता दिया गया कि क्यों ये देर से खुला है, तो ये देर से इसलिए खिला है क्योंकि जलवायु में परिवर्तन हो गया। अब ये देखिए 2 फिंगर टेस्ट पर रोक लगा दिया गया है। ये हमारे और आपके द्वारा नहीं लगा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा 2 फिंगर टेस्ट पर रोक लगा दिया गया। ये किसके लिए 2 फिंगर टेस्ट किया जाता था? जिसका रेप हो जाता था उसका 2 फिंगर टेस्ट किया जाता था। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस हेमा कोहली की बेंच के निर्णय के तहत 2 फिंगर टेस्ट करने वाले पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। यहाँ पे देखिए साफ साफ बता दिया 2 फिंगर टेस्ट करने वाले पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। इसी के साथ देश के पुलिस बल और डॉक्टरों को इस फैसले से अवगत कराने का भी निर्देश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये डायरेक्शन दिया गया है पुलिस को और डॉक्टरों को कि 2 फिंगर आप टेस्ट नहीं करेंगे। इस अदालत ने बलात्कार या यौन उत्पीड़न के मामलों में 2 उंगली के परीक्षण मीन्स की 2 फिंगर टेस्ट के इस्तेमाल को बार बार खारिज किया है। यह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस प्रकार का खारिज किया गया है। अतः सुप्रीम कोर्ट ने 2 फिंगर टेस्ट पर रोक लगा दी है। अब देखिए ये हमारे लॉ के लिए इंपॉर्टेंट है कि क्या 2 फिंगर टेस्ट को बैन कर दिया गया है मीन्स की पूरे संपूर्ण भारत में? हाँ, बैन कर दिया। किसके द्वारा बैन किया गया? तो भारत के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बैन किया गया। दरअसल देश के कानूनी व्यवस्था में रेप केस पुष्टि के लिए पीड़िता का 2 फिंगर टेस्ट कराया जाता है। इस टेस्ट को बलात्कार और यौन हमले की पीड़िता पर किया जाता है, जिस पर अब कोर्ट ने प्रतिबंध लगा दिया। 2 फिंगर टेस्ट का अक्सर कौमार्य परीक्षण मीन्स की वर्जिनिटी टेस्ट भी कहा जाता है।
यह टेस्ट यह जांचने के लिए किया जाता है कि क्या महिलाओं का जो महिलाओं का हाइमन बरकरार है या नहीं, इसीलिए ये टेस्ट कराया जाता था। अब देखिए भारत का पहला महिला मोहल्ला क्लिनिक कहाँ पे खोला गया, तो ये अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा दिल्ली में महिला मोहल्ला क्लिनिक खोला गया है। पहले फेज में 100 ऐसे क्लिनिक खोले जाएंगे जहां सभी डॉक्टर और कर्मचारी महिलाएं होंगी। प्रस्तावित 4 मोहल्ला क्लिनिक नई दिल्ली, महरौली, केंडली और ओखला विधानसभा में ये होंगे। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 103वां संविधान संशोधन के बारे में हम बात करेंगे कि 103वां संविधान संशोधन किसके लिए आया था, क्यों आया था। सुप्रीम कोर्ट ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10% आरक्षण के प्रावधान को बरकरार रखा है। 5 जजों की बेंच से 3:2 से 103वें संविधान संशोधन को सही माना गया। अभी इसका जजमेंट हाल ही में आया, इसीलिए इसको यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के 103वें संविधान संशोधन की वैधता को बरकरार रखकर जो प्रवेश और सरकारी नौकरियों में आरक्षित रूप से कमजोर वर्ग EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 10% आरक्षण का प्रदान करता है। न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट ने कानून को भेदभाव और बुनियादी ढांचों का उल्लंघन बताते हुए इस पर असहमति जताई तथा मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित, उस समय 49 नंबर के हमारे मुख्य न्यायाधीश थे। कौन? यूयू ललित ने भी न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट के विचार पर सहमति दी थी। याचिकाकर्ता ने EWS कोटे के कई पहलुओं पर सवाल उठाया था, जिसमें यह भी शामिल किया गया था कि 1992 इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित पर आरक्षण 50% की जो सीमा लगाई गई थी, राष्ट्र सीमा को कैसे पार कर सकती है, और इसे संविधान में मूल ढांचे का बदलाव कर दिया गया। ठीक, 103वां संविधान संशोधन 2019 के बारे में यहाँ पे देखिए। संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 सब क्लॉज 6 और अनुच्छेद 16 सब क्लॉज 6 में शामिल किया गया ताकि अनारक्षित वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण का लाभ प्रदान किया जा सके। दोस्तों इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूं, क्योंकि ये इतना ही जो टॉपिक था वो आपके लिए इंपॉर्टेंट था। तो हम दूसरे सेशन में मिलते हैं जिसमें हम GI टैग के बारे में बात करेंगे, और भी जो भी हमारा राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय से रिलेटेड जो भी मुद्दे होंगे उसमें हम नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को वॉच करने के लिए। थैंक यू।